हेलो अस्सलाम वालेकुम। वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था। यूएस ने फाइनली जो है वो अपनी ट्रेड पॉलिसी अनाउंस कर दी है और डिफरेंट कंट्रीज़ पे डिफरेंट टैरिफ्स जो हैं वो लगा दिए हैं। लेट्स सी कि क्या ये ट्रेड पॉलिसी है, इसकी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये ट्रेड पॉलिसी जो है वो 7 अगस्त से बेसिकली इम्प्लीमेंट होगी। तो 1 अगस्त वैसे उन्होंने रखा था टाइम डेडलाइन, लेकिन अब ये 7 जो है इसको बढ़ा दिया है, उन्होंने खुद ही बढ़ाया है, खुद ही वो टाइम रखते हैं और खुद ही उसको बढ़ा देते हैं। तो ये डेडलाइन जो है वो अब 7 अगस्त है। इसमें किसके लिए क्या टैरिफ्स हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। 10% एक तो टैरिफ जो है वो यूनिवर्सल टैरिफ है, लेकिन ये सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए खुशखबरी है जो कि यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस करते हैं, यानी कि यूएस जिनके साथ ट्रेड सरप्लस करता है, यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें यूएस जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उन कंट्रीज़ को, तो उनके लिए यूनिवर्सल 10% टैरिफ रखा गया है। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट जिन कंट्री से उसमें तकरीबन 40 नेशंस ऐसी हैं जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट है और उनके ऊपर 15% जो है वो टैक्स 15% जो है वो टैरिफ रखा गया है। मिनिमम 15% यानी फ्लोर जो है वो 15% रखा गया है। दो कंट्रीज़ ऐसी हैं, चाइना और मैक्सिको, ये वर्थ मैंशनिंग है, जिनके साथ उन्होंने कोई डील अभी तय ही नहीं की है। मैक्सिको को तो वो धमका रहे हैं कि हम आपका टैरिफ जो है वो 35% जो है वो कर देंगे। चाइना के साथ उनकी कोई डील हुई हुई ऑलरेडी जो कि 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी और फिर उनके साथ कोई नई डील जो है वो होगी। सो लेट्स सी उस पे भी जो है वो क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान जो है वो 29% कहा जा रहा था कि टैरिफ है, इनिशियल टैरिफ था। पाकिस्तान ऐसा लग रहा था, सुनने में आ रहा था कि शायद इसको कम करके 10% तक ले आएंगे, लेकिन 10% तो नहीं हुआ, 19% जो है वो ये टैरिफ है। लेकिन डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये टैरिफ अभी भी कुछ कम ही है। बांग्लादेश पे उन्होंने लगाया है 20% टैरिफ, इंडोनेशिया 19% पर है, मलेशिया 19% पर है, श्रीलंका 20% पर है, ताइवान 20% पर है, थाईलैंड पे 19% लगाया है और वियतनाम पे 20% लगाया है। तो ये सब हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उन पे जो हमारे बेसिकली कंपेटिटर्स माने जाते हैं, ख़ास तौर पर ख़ास करके टेक्सटाइल पर, जो कि हमारे एक्सपोर्ट का 60% है टेक्सटाइल, और जो हम ज़्यादातर यूएस को ही करते हैं और ये हमारे कंपेटिटर्स हैं, इन पे मोर और लेस 19-20% ही लगाया है। लेकिन जो बुरी खबर है वो है इंडिया के लिए। इंडिया पे टैरिफ जो है वो 25% है। तो जो ओरिजिनल 26-27% था उससे 1-8% जो है कम है, लेकिन 25% है। और इंडिया भी इन टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में जो है वो हमारा बहुत बड़ा कंपेटिटर है। सो ये इंडिया की सूरत हाल जो है वो अभी भी काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। और इंडिया के हवाले से तो स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट रोज़ ही जो है वो ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया दे रही होती है। इंडिया के साथ मामला क्यों अटके हुए हैं, 2 स्टिकी पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। देयर आर 2 स्टिकी पॉइंट्स फॉर इंडिया, जिसमें अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है। वो किसी भी सूरत में इन 2 इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर फेड ऑन एनिमल फीड, और ये इंडिया के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है वो उसके ख़िलाफ़ है, उसको हर्ट कर सकता है। तो उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी रीसेंट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है हम हर सूरत अपनी ये दोनों इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे हम माजी में करते आए हैं जब उन्होंने यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से, जहाँ से भी उन्होंने डील्स की हैं, उन्होंने इन 2 अपनी इंडस्ट्रीज़ को इन किसी भी किस्म की जो ट्रेड डील्स हैं उनसे बाहर ही रखा है और उनको प्रोटेक्ट किया है। तो उनका कहना है कि हम अब भी इन 2 इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आपने देखा होगा रिसेंटली जो है ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इज़ अ डेड इकोनॉमी और रशिया के साथ वो जो करना चाहें करें, आई डोंट केयर, और ये और वो। तो इस पे भी जो है उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने कुछ रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो इकोनॉमिस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं इसको एज अ ब्राइट स्पॉट देखते हैं। उनका कहना है कि 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी से हम वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज़ बन गए हैं और हम बहुत जल्द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और हम अपने जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं और हमारी जो फार्मर इंडस्ट्री है उसको हम हर सूरत प्रोटेक्ट करेंगे टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो ये 2 स्टिकी पॉइंट्स हैं जिस पे ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ इंडिया की डील जो है वो ऐसा लगता है कि अटकी हुई है। और बार बार इसीलिए ट्रंप उनको कभी धमकी देते हैं, कभी धमकाते हैं, प्रेशराइज करते हैं ताकि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएं। एंड वी नो कि ट्रंप इज़ अ हार्ड नेगोशिएटर, तो वो बड़े ऊपर से आते हैं और फिर जो है वो टेबल पे आके अपनी मर्जी से टर्म्स जो है वो नेगोशिएट करते हैं। हाउएवर पाकिस्तान के लिए क्या है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। साउथ एशियन कंट्री में वन ऑफ द लोएस्ट टैरिफ जो है वो पाकिस्तान पे लगाया है
19%। और जैसा कि मैंने कहा कि जो कंपेटिटर्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, उन सब पे जो है वो हमसे हायर टैरिफ हैं और ये हमारे मेन कंपेटिटर्स हैं। इसमें एक और बात वर्थ मेंशनिंग है कि क्या ये टैरिफ्स जो लगाए गए हैं ये यूएस कोर्ट में चैलेंज हुए हुए हैं? क्या कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है उन्होंने कहा है दे हैव फाउंड ट्रम्प ओवर रीच्ड हिज लीगल अथॉरिटी इन पुटिंग दीज टैरिफ्स। और ट्रम्प ने कहा है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, उसके तहत उन्होंने ये कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स जो हैं वो इम्पोज किए हैं। सो लेट्स सी कि इस पे जो है वो क्या फ़ैसला आता है कि क्या ट्रम्प जो हैं वो अपनी ये पावर्स यूज़ करके ये हैवी टैरिफ्स जो हैं वो लगा भी सकते हैं या नहीं। 7 अगस्त से जो है वो ये इम्प्लीमेंट होंगे। इसके अलावा कल हमने देखा कि फैसलाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है, उन्होंने 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक एक केस का फैसला सुनाते हुए पीटीआई के मरकज़ी रहनुमाओं समेत 108 अरकान जो हैं उनको कैद की सज़ा सुना दी है। और ये केस जो है ये हम जानते हैं 9 मई 2023 का केस है और फैसलाबाद में वाक़ एक हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस जो है ये है, जिसमें 185 मुल्ज़मान को नामजद किया गया था, जिसमें से 108 को जो है वो सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब इसमें पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं। इससे पहले लाहौर और सरगोदा की अदालतों से भी हमने देखा कि फ़ैसले आ गए थे, तो बड़ी तेज़ी से जो है वो फ़ैसले आ रहे हैं पीटीआई के लिए। उनकी पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं अहमद खान बचर, उनको भी सज़ा हुई। इसके अलावा अहमद चट्ठा और यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भी जो है वो सज़ाएं सुनाई गई। और अब हमने देखा है कि 108 मुल्ज़मान को जो है वो इस फैसलाबाद वाले केस में जो है वो सज़ाएं सुना दी गई हैं। इस वक्त देखा जाए तो 14 अराकीन है कौमी और सूबाई असम्बली के पीटीआई के, जिनको मिलाकर 14 अराकीन ये बनते हैं जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं और या तो इनको नाअहल कर दिया गया है या फिर इनको नाअहल करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। ये जो सज़ाएं सुनाई गई हैं इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, शिबली फराज, उमर अयूब, इसके अलावा जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रज़ा, ये कुछ मेन नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बरी भी किया गया है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब और जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को जो है उनको भी बरी कर दिया गया है। अब ये जो सज़ाएं सुनाई गई हैं इसका जो ट्रायल हुआ है उस पर बेसिकली अब बात हो रही है कि ये ट्रायल सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दे दिया था एटीसी को कि आप जो है वो 4 महीने में ये फैसला करें और अगले महीने ये डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी हमने देखा कि ये फैसला आ रहा था। पहली बात तो ये कि पीटीआई ने इसको कंटेस्ट नहीं किया, इसको चैलेंज नहीं किया कि ये 4 महीने में क्यों कह दिया है कि फैसला करें। उनको ज़ाहिर पता ही होगा कि रियासत इन लोगों को बरी तो नहीं कर देगी, तो कम अज़ कम इनकी सज़ाएँ या जो फैसला है वो लटका रहता, लेकिन कम अज़ कम सज़ाएं जो हैं वो इतनी जल्दी ना हो जाती। तो अब सज़ाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और गौहर साहब जो हैं वो तो बैरिस्टर गौहर वो तो पहले ही कह चुके हैं कि 75 पार्लियामेंटेरियंस हमारे ऐसे हैं जिन पे ये नाअहली की तलवार जो है वो लटक रही है। तो लगता है कि मामला जो है वो उसी तरफ जा रहे हैं। ट्रायल पे सवालात ये उठ रहे हैं, काफ़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो जजमेंट में नज़र आ रहे हैं और जिस किस्म की गवाहियाँ जो सामने आई हैं जिस पे बेस्ड ये फैसला किया गया है उस पे भी जो है वो काफ़ी तनकीद हो रही है और ट्रायल की शफाफियत पे जो है वो सवाल उठ रहे हैं। सबसे फ़नी चीज़ ये है जो कि सलमान अकरम राजा साहब अभी मैं सुन रही थी वो भी मेंशन कर रहे थे और वो आप पढ़ सकते हैं, जजमेंट में भी मौजूद है कि ये 2-3 पुलिस एहलकार हैं जिनकी गवाही पे जो है वो ये फैसला सुनाया गया है। वो सादा लिबास में वो कहते हैं कि वो मौजूद थे उन सीक्रेट मीटिंग्स में जो कि मीटिंग्स की गई थी टू प्लान एंड कंस्पायर दिस होल थिंग कि अगर खान साहब जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर पीटीआई जो है वो क्या करेगी। सो एक तो वो कहते हैं कि वो एक पुलिस वाला है, उसने कहा कि मैं जो हूँ वो सादा लिबास में वो चक्री में कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं कान लगा के छुप के जो है वो सुन रहा था, देख रहा था कि वहाँ पे कुछ कंस्पिरेसी जो है वो हो रही है और कोई एक होटल के बाहर जो है वो खड़ा था वो पुलिस एहलकार। तो पहली बात तो ये कि सरकारी गवाही है, इसकी कितनी कबूलियत है, ये कितनी काबिल कबूल है। दूसरा ये कि ये पुलिस एहलकार सादे लिबास में वहाँ खड़े होकर सुन रहे थे, सिर्फ यही जो है वो गवाही है। इसके अलावा वो एक और पुलिस वाले हैं, वो कहते हैं कि वो भी सादे लिबास में जो है वो ऐसे ही खान साहब के घर में दाखिल हो गए, यानी कि जमान पार्क में जहाँ पे ये सीक्रेट मीटिंग हो रही थी और एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो तैयार की जा रही थी और उसमें ये शख्स जो कि एक अननोन शख्स है ये सादे कपड़े पहन के उस मीटिंग में जो है वो एंटर हो जाता है और वहाँ पे सुन लेता है कि वहाँ पे क्या प्लानिंग जो है वो की जा रही है कि अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या रिएक्शन जो है वो देना होगा। तो ये 5 और 7 की तारीख मेरे ख्याल से है। तो
आई डोंट नो इस ट्रायल की शफाफियत पे जो है वो काफ़ी सारे सवालात जो है वो उठ चुके हैं। और ये पुलिस वाले तो ये भी कह चुके थे कि फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, जबकि फवाद चौधरी साहब बड़े ठोस सबूत के साथ ये दिखा चुके हैं कि वो उस तारीख पे जो है वो मनी बैक गारंटी मूवी जो है वो इस्लामाबाद क्लब देखने उसकी लॉन्च पे जो है वो गए हुए थे, और वो एक इनविटेशन के तहत गए थे। वो इनविटेशन भी एज ए सबूत पेश कर चुके हैं, और गवाही जो है वो डायरेक्टर और एक्टर जो फैसल कुरैशी हैं वो भी दे चुके हैं कि ये उनकी मूवी थी, उन्होंने इनवाइट किया था फैसल चौधरी को। तो पुलिस वाले जो ये कहते हैं कि वहाँ पे फवाद भी थे प्लानिंग के वक्त और दूसरे लोग भी थे, तो ये बात तो ऑलरेडी साबित हो गई है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो वहाँ पे नहीं थे। तो आई डोंट नो कि बाकी गवाही पे भी जो है वो कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। तो बहरहाल पीटीआई के लिए मुश्किल हालात का सिलसिला जो है वो जारी है। 5 तारीख से पहले जब उन्होंने अपनी तहरीक का जो है वो अनाउंस किया हुआ है, उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी 10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। उनकी तो मीटिंग थी, उन्होंने तो ख़त लिखा हुआ था, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने उनको बुलाया हुआ था। सो ऑब्वियसली अब वो मीटिंग जो है वो भी कॉल ऑफ हो चुकी है। 2 लोग जो बरी हुए हैं उसमें फवाद चौधरी के साथ ज़ैन कुरैशी का नाम भी आया है, और ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो भी बरी हो चुके हैं। इससे पहले जो लाहौर का डिसीजन आया था जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा और दूसरे लीडरान को जो है वो सज़ा सुनाई गई, उसमें शाह महमूद कुरैशी को जो है वो बरी कर दिया गया था। तो अब सियासत ये है कि जो अंदर होता है वो हीरो होता है, जो बाहर होता है उसकी लॉयल्टी पे जो है वो कई सवालात उठते हैं। तो पहले शाह महमूद कुरैशी की कॉम्प्रोमाइज़ होने पर और डील करने पर और लॉयल्टी पे जो है वो सवालात उठना शुरू हो गए, और अब जब उनके बेटे को बरी कर दिया गया है, जहाँ पे 808 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई गई है, वहाँ उनके बेटे को बरी कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली उन पे भी जो है वो कुछ उंगलियां उठ रही हैं कि वो भी शायद कोई डील या कॉम्प्रोमाइज़ के तहत जो है उनको बरी किया गया है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात।